Welcome to Manzil with Ansari. We're going to explore this timeline together, starting right here at the beginning. हम आज इन नोट्स की गहराई में जाएंगे और ये समझेंगे कि एक परफेक्ट फॉर्मल लेटर असल में काम कैसे करता है, इसके रूल्स इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं और आज के इस डिजिटल एज में भी ये इतना हाई स्कोरिंग स्किल क्यों माना जाता है। तो चलिए फिर इस उलझे हुए टॉपिक की परतें खोलते हैं, क्योंकि जब मैं क्लास में स्टूडेंट्स को ये स्लाइड दिखाता हूँ तो उनका पहला रिएक्शन यही होता है कि सर ये तो सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। बहुत बड़ा। अगर इसको थोड़े बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सिर्फ एग्जाम का क्वेश्चन थोड़ी ना है। ये तो बेसिकली सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस के रूल्स के अंदर एक बेहद इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने की आर्ट है। आर्ट है, बिल्कुल। मतलब जब कोई एक फॉर्मल लेटर लिखता है तो वो सिर्फ पेपर पर पेन नहीं चला रहा, वो एक सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, वो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है। एक ऑफिशियल रिकॉर्ड जो कल को किसी लीगल डिस्प्यूट में कोर्ट में एज अ प्रूफ भी यूज हो सकता है। एग्जैक्टली, मेरा पॉइंट वही है। एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है वो। ये सच में एक नया नजरिया है देखने का। तो इन मास्टर नोट्स की जो पहली स्लाइड है उसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के बीच का डिफरेंस बहुत क्लियरली समझाया गया है। हाँ, स्लाइड नंबर 1 बेसिक फाउंडेशन सेट करती है। राइट। उसमें लिखा है कि इनफॉर्मल लेटर्स दोस्तों या रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं जहां इमोशंस और पर्सनल अटैचमेंट सबसे ऊपर होता है। वहां कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते। वहां आप कुछ भी लिखिए चलेगा। लेकिन फॉर्मल लेटर पूरी तरह से ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और स्पेसिफिक रिक्वेस्ट्स पर फोकस्ड होते हैं। और यहाँ पर ये नोट्स एक परफेक्ट फॉर्मल लेटर के 4 मेन पिलर्स की बात करते हैं, 4 स्तंभ। 4 पिलर्स जो पूरे लेटर का भार उठाते हैं। तो जो पहला पिलर उस स्लाइड में है वो है अ ब्रीफ, यानी संक्षिप्त होना। देखिए, ब्रीफ होने का मतलब लोग अक्सर गलत निकाल लेते हैं। उन्हें लगता है आधी इन्फॉर्मेशन देना, लेकिन इसका सीधा सा मतलब ये है कि लेटर में सिर्फ 1 या 2 मेन पॉइंट्स ही होने चाहिए। फालतू की कहानियां नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर या बिजनेस पार्टनर के पास 3 पेज की कहानी पढ़ने का टाइम नहीं है। अगर आपका मुद्दा बहुत लंबा खिंच रहा है तो पढ़ने वाले का टेंशन वैसे ही ड्रॉप हो जाएगा। इसलिए टू द पॉइंट बात करना सबसे जरूरी है। समझ गई। और इसके बाद जो दूसरा पिलर आता है वो है क्लियर, यानी स्पष्ट होना। क्लियर का मतलब है इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो, लेकिन उसमें इररिलेवेंट डिटेल्स बिल्कुल ना हो। मतलब रीडर को पहले 2-3 लाइंस पढ़कर ही समझ आ जाना चाहिए कि मुद्दा क्या है और उससे एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। एग्जैक्टली। और तीसरा पिलर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेट होना। एक्यूरेट। इसको स्लाइड में काफी हाईलाइट भी किया गया है कि फिगर्स, डेट्स और फैक्ट्स 100% करेक्ट होने चाहिए। जैसे हमने पहले कहा, लीगल बाइंडिंग हो सकती है, 1 0 इधर उधर हुआ और कॉन्ट्रैक्ट किसी और का हो जाएगा। सही बात है। मैं तो इसको एक टेलर के नज़रिए से देखती हूँ। मतलब एक फॉर्मल लेटर ना एक बहुत ही स्किल्ड टेलर के सिले हुए बिस्पोक सूट जैसा होता है। बेस्पोक सूट, अच्छा, ये एनालॉजी बहुत बढ़िया है। हाँ, मतलब इसको बिल्कुल प्रिसाइज होना चाहिए। अगर सूट में एक भी ढीला धागा निकल रहा है या कपड़ा थोड़ा सा भी लटक रहा है तो चाहे फैब्रिक कितना भी महंगा क्यों ना हो, उसका पूरा ग्रेस और वैल्यू खत्म हो जाती है। क्या बात है, ये एनालॉजी बिल्कुल फिट बैठती है यहाँ। और अगर इसी सूट वाली एनालॉजी को आगे बढ़ाएं तो उस सूट की जो फाइनल फिनिशिंग है, जो उसका एक ओवरऑल ग्रेस है, वो हमारा चौथा पिलर है, कोर्टियस, यानी विनम्र होना। हाँ, आपकी टोन हमेशा रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए, चाहे आप किसी से कितनी ही सीरियस कंप्लेन क्यों ना कर रहे हो। पर देखिए, यहाँ पर ना मुझे थोड़ी उलझन होती है। कैसी उलझन? मतलब थियोरी में सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि हमेशा पोलाइट रहो, कर्टियस रहो, लेकिन थोड़ा रियल लाइफ सिचुएशंस सोचिए। मान लीजिए मैंने या किसी ने एक बहुत महंगी वॉशिंग मशीन खरीदी और वो पहले दिन से ही खराब है। अच्छा। सर्विस सेंटर वाले कॉल नहीं उठा रहे, इग्नोर कर रहे हैं। तो ऐसे में उस इंसान के अंदर जो गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन उबल रहा है, वो उसको कर्टियस बन के कैसे छुपाएं? क्या थोड़ा सा गुस्सा दिखाना उस मुद्दे की सीरियसनेस को नहीं दर्शाता? देखिए, ये एक बहुत ही नेचुरल रिएक्शन है। जब कोई परेशान होता है ना, तो सबसे पहले गुस्सा ही आता है। लेकिन यहाँ हमें बिजनेस कम्युनिकेशन और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना होगा। साइकोलॉजी कैसे अप्लाई होती है यहाँ? जब आप गुस्सा दिखाते हैं, मतलब आपने कोई अब्यूजिव वर्ड यूज कर लिया या सार्काज्म यूज किया लेटर में, तो पढ़ने वाले का फोकस उस खराब वॉशिंग मशीन से हट जाता है। अच्छा, वो मुद्दा भूल जाता है। हाँ,
उसका ध्यान सीधा आपके अग्रेसिव बिहेवियर पर चला जाता है। जो ऑफिसर लेटर पढ़ रहा है वो तुरंत डिफेंसिव मोड में आ जाएगा। लेकिन जब आप पोलाइट और फर्म रहते हैं तो वो आपको वीक नहीं दिखाता। वो दिखाता है कि आप प्रोफेशनल हैं और अपने फैक्ट्स पर कॉन्फिडेंट हैं। ओह वाओ, तो बेसिकली ये गुस्सा ना करके हम उनका रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं बहाने बनाने का। एग्जैक्टली, वो बहाने नहीं बना पाएंगे और उनको सीधे सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। ये एक साइकोलॉजिकल विन है आपकी। ये सच में एक माइंड शिफ्टिंग पॉइंट है। मतलब अपनी फीलिंग्स को थोड़ा साइड में रखकर एकदम कोल्ड और ऑब्जेक्टिव होके लेटर लिखना है। यही फॉर्मल लेटर की जान है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि टोन परफेक्ट और पोलाइट होनी चाहिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इस टोन को पेपर पर लाने के लिए वर्ड्स कैसे चूज करें। और यहीं पर आपके नोट्स का जो अगला सेक्शन है, लैंग्वेज एंड टोन, वो आता है। हाँ, ये सेक्शन स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा मार्क्स दिलवाता है। स्लाइड में वोकैबुलरी को लेकर बहुत क्लियर रेड फ्लैग्स दिए गए हैं। बिल्कुल। देखिए, आम बोलचाल में या इनफॉर्मल चैट में हम बोलते हैं कंडीशन गेट वर्स हो गई या वी विल लुक इनटू इट। लेकिन फॉर्मल लेटर में इन कैजुअल फ्रेजेस की कोई जगह नहीं है। इनकी जगह थोड़े हैवी वर्ड्स यूज करने होते हैं, राइट? हैवी से ज्यादा मैं कहूंगा प्रिसाइज वर्ड्स। गेट वर्स की जगह डिटीरियोरेट यूज कीजिए, लुक इनटू की जगह इन्वेस्टिगेट यूज कीजिए। ये वर्ड्स पढ़ने में ज्यादा प्रोफेशनल लगते हैं और मीनिंग को बिल्कुल शार्प रखते हैं। राइट। और ग्रामेटिकल एस्पेक्ट पे इन नोट्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रूल लिखा है। एक्टिव वर्सेस पैसिव वॉइस वाला रूल। हाँ, वही। क्योंकि देखिए, नॉर्मल राइटिंग एडवाइस तो यही होती है ना कि पैसिव वॉइस एक बीमारी है, उससे बचो। हर क्रिएटिव राइटिंग वर्कशॉप में कहते हैं कि वी सजेस्ट लिखो, इट इज सजेस्टेड मत लिखो। सही बात है, हर जगह यही सिखाते हैं। एक्टिव वॉइस में एक एनर्जी होती है, तो फिर फॉर्मल लेटर की इस मास्टर क्लास में पैसिव वॉइस को इतना क्यों इनकरेज किया जा रहा है? देखिए, ये पैराडॉक्स हर नए स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है क्लास में। लेकिन फॉर्मल राइटिंग में पैसिव वॉइस का एक बहुत बड़ा और स्पेसिफिक रोल है। ये आपके लेटर को पर्सनल से हटाकर इम्पर्सनल और स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल बना देता है। इम्पर्सनल कैसे? जब आप लिखते हैं इट इज सजेस्टेड, तो पूरा फोकस सिर्फ उस सजेशन पर होता है। इस बात पर फोकस नहीं होता कि वो सजेशन दे कौन रहा है। आई या वी गायब हो जाता है। अच्छा, तो इससे ईगो और पर्सनल आइडेंटिटी साइड हो जाती है और सिर्फ मुद्दा रह जाता है। एग्जैक्टली। स्लाइड में इसलिए एक्सप्लिसिटली लिखा है कि आई, यू या वी जैसे प्रोनाउंस का ओवर यूज मत कीजिए। फोकस सिर्फ फैक्ट्स और प्रोसेस पर होना चाहिए। समझ गई। इसीलिए प्रेपोजिशंस का भी एक एग्जाम्पल दिया है नोट्स में, जो बहुत सटीक है। जैसे नॉर्मल आम बात में लोग बोल देते हैं विच स्ट्रीट डू यू लिव इन, जो कि ग्रामेटिकली और फॉर्मली थोड़ा वीक है। हाँ, और फॉर्मल वे में इसको लिखेंगे इन विच स्ट्रीट डू यू लिव। बहुत क्लीन लगता है। और एक और चीज जिसके आगे स्लाइड्स में लाल रंग से स्ट्रिक्टली बैन लिखा है, वो है कंट्रैक्शंस। कंट्रैक्शंस तो मतलब एग्जामिनर देखते ही मार्क्स काट लेता है। मतलब वोंट, कांट, इजंट, ये सब शॉर्टकट्स टोटली अलाउड नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपको विल नॉट, कैनॉट और इज नॉट ही लिखना होगा। शॉर्टकट्स का मतलब है आप कैजुअल हो रहे हैं। राइट। और वर्ड्स की चॉइस में एक और गलती है जो लोग अक्सर करते हैं, खासकर कैंडिडेट्स जो सोचते हैं कि थोड़ा भारी भरकम और ओल्ड स्कूल लिखेंगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। अरे, आउटडेटेड वर्ड्स की बात कर रही हैं आप। ये सबसे बड़ी खदान है जहां स्टूडेंट्स फंसते हैं। हाँ, मतलब मैंने खुद ऐसे लेटर्स देखे हैं जहां लगता है जैसे कोई 18th सेंचुरी का क्लर्क लिख रहा हो। सही में। कुछ लोग लिखते हैं फॉर योर ग्रेशियस लेटर। अरे भाई, ग्रेशियसली क्यों लिखना है? सिंपल थैंक यू फॉर योर लेटर लिखिए ना। और वो एक और फ्रेज है ना, ऑफ द 7th इंस्टेंट। पता नहीं कहाँ से सीख लेते हैं बच्चे ये। सीधा ऑन 7th में लिखो, बात खत्म। या फिर एक और बहुत कॉमन है, परसुएंट टू आवर अग्रीमेंट। ये तो सीधा लीगल नोटिस साउंड करता है। वही ना। इसकी जगह आई विल बी एग्रीड लिखने से लेटर नेचुरल भी लगता है और फॉर्मल भी। मॉडर्न फॉर्मल राइटिंग ना बहुत सिंपल होती है, कॉम्प्लेक्सिटी उसकी दुश्मन है। तो सिंप्लिसिटी और एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। अब जब वर्ड्स और टोन सेट हो गए तो अगला स्टेप आता है उन वर्ड्स को पेपर पर रखना कहाँ है। और यहाँ नोट्स बात करते हैं लेटर की परफेक्ट एनाटॉमी, यानी स्ट्रक्चर की। फॉर्मेट और अलाइनमेंट, ये वो जगह है जहां एक छोटी सी गलती लेटर का पूरा विजुअल इम्पैक्ट बर्बाद कर सकती है। इस स्लाइड पर तो बोल्ड में लिखा है एवरीथिंग लेफ्ट अलाइन्ड, मतलब सब कुछ लेफ्ट साइड पर आएगा। सब कुछ, सेंडर का एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट, हर एक पैराग्राफ लेफ्ट मार्जिन से चिपका होना चाहिए। लेकिन हमने तो स्कूल में वही राइट साइड पर एड्रेस लिखना सीखा था। वो पुराना ब्रिटिश फॉर्मेट था। हाँ। अब वो टोटली आउटडेटेड हो चुका है। हाँ। और एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो कैंडिडेट्स भूल जाते हैं, सेंडर के एड्रेस के ठीक ऊपर
अपना नाम कभी नहीं लिखना होता। ओह ओके, नाम सिर्फ एंड में आएगा। पर एक चीज बताइए, ये सब कुछ लेफ्ट अलाइन करने के पीछे का लॉजिक क्या है? ऐसा क्या जादू है लेफ्ट साइड में? इसका एक बड़ा ही प्रैक्टिकल और साइंटिफिक रीजन है। देखिए, एक बड़ा ऑफिसर दिन भर में 50 ईमेल्स और लेटर्स पढ़ता है। राइट। उसकी आंखें एक पैटर्न सेट कर लेती हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट आंखों के लिए सबसे कम एग्जॉस्टिंग होता है। जब सब कुछ लेफ्ट मार्जिन से शुरू होता है तो रीडर की आंखों को बार बार लेफ्ट से राइट जंप नहीं करना पड़ता। अच्छा, तो ये विजुअल फटीग कम करता है। एग्जैक्टली। रीडिंग स्पीड बढ़ती है और एक बहुत ही क्लीन ब्लॉक फॉर्मेट बनता है, जो आज की कॉर्पोरेट दुनिया का स्टैंडर्ड है। अमेजिंग। कॉग्निटिव लोड कम करने का तरीका। और डेट को लेकर भी नोट्स में क्लियर इंस्ट्रक्शन है, या तो 6 मई 1988 लिखिए या May 6, 1988। पर किसी भी हाल में 6588 मत लिखिए। हाँ, क्योंकि क्लियर पिलर के हिसाब से 6/5 किसी के लिए 6th मई हो सकता है और किसी अमेरिकन कंपनी के लिए 5th जून। कंफ्यूजन की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एकदम सही। और फॉर्मेट में आगे बढ़ें तो अगर आप किसी पुराने लेटर का रिप्लाई कर रहे हैं तो डेट के ठीक नीचे योर रेफ नंबर या आर रेफ नंबर लिखना चाहिए। इससे कॉन्टेक्स्ट तुरंत मिल जाता है। अब आते हैं लेटर के बॉडी पर। नोट्स कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, बॉडी में हमेशा 3 पैराग्राफ होने चाहिए। हाँ, द रूल ऑफ 3 ये बहुत पावरफुल है। पहला इंट्रो, जो रीजन बताता है। दूसरा मेन पैराग्राफ, जिसमें डिटेल्स और टाइमलाइन आती है। और तीसरा एक्शन पैराग्राफ, जो बताता है कि रीडर को आगे करना क्या है। 3 पैराग्राफ का स्ट्रक्चर ना रीडर के लिए एक कॉग्निटिव रोड मैप जैसा होता है। रोड मैप। हाँ, पहले में वो सोचता है ओके हम यहाँ क्यों हैं, दूसरे में वो फैक्ट्स देखता है कि अच्छा एक्चुअली क्या हुआ था, और तीसरे में उसे क्लियर इंस्ट्रक्शन मिलती हैं कि अब मुझे क्या एक्शन लेना है। सिंपल और सॉर्टेड। बहुत सॉर्टेड। और जब ये खत्म हो जाए तो साइन ऑफ में सिंपल योर्स सिंसियरली लिखें। ब्रैकेट में अपना टाइप्ड नाम और डेजिग्नेशन जरूर दें। और अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड हैं तो लेफ्ट बॉटम में एनक्लोज्ड लिख दें। बस परफेक्ट एनाटॉमी कंप्लीट। तो अब हमने बेस क्लियर कर लिया, लैंग्वेज समझ ली, फॉर्मेट देख लिया। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं रियल सिचुएशंस में, वो देखते हैं। स्लाइड्स में 3 मेन टाइप्स के लेटर्स हैं, रिक्वेस्ट, कंप्लेंट और एडजस्टमेंट। हाँ, और एग्जाम में सबसे ज्यादा यही 3 आते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। इसका बेसिक फंडा है फोकस, डिटेल्स और एक्शन। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नोट्स में, जिसमें एक स्कूल को कश्मीर वैली और गुलमार्ग के टूर के लिए एक एजेंसी से इन्फो मांगनी है। अब इसमें नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा? वो पूरी पैराग्राफ लिख देगा कि बच्चे कितने एक्साइटेड हैं, वहाँ का वेदर कैसा होगा वगैरह वगैरह। जो कि नहीं करना है। बिल्कुल नहीं। ओपनिंग सीधी होनी चाहिए कि आप कृपया कश्मीर वैली और स्पेशली गुलमार्ग के टूर की इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। बस सीधा पॉइंट पर। फिर स्पेसिफिक डिटेल्स। हमें 30 छात्रों के लिए बसों की अवेलेबिलिटी, दिन और किराए की डिटेल्स चाहिए। और एंड में क्लियर एक्शन। हम आभारी होंगे यदि आप होटल्स और उनके चार्जेस की लिस्ट एनक्लोज कर सकें। परफेक्ट, ब्रीफ, क्लियर और एक्यूरेट। लेकिन फ्रैंकली जो सेक्शन मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगा वो था लेटर ऑफ कंप्लेंट वाला पार्ट। हाँ, कंप्लेंट लेटर्स ये सबसे ट्रिकी होते हैं। हाँ, इसमें जो टोन थर्मोमीटर का कॉन्सेप्ट दिया है ना स्लाइड्स में, वो कमाल का है। उसी से मार्क्स मिलते हैं। उस थर्मोमीटर के हिसाब से आपको ना तो हॉट यानी अग्रेसिव होना है और ना ही कोल्ड यानी सॉरी फील करना है। आपको बिल्कुल सेंटर में रहना है, फर्म बट पोलाइट। और यहाँ एक गोल्डन रूल है, कंप्लेंट करते टाइम कभी माफी मत मांगिए। ये सच में मेरे लिए एक आहा मोमेंट था, क्योंकि हमारी आदत होती है ना ईमेल में लिखने की, आई एम वेरी सॉरी टू ब्रिंग दिस अप, जो कि साइकोलॉजिकली एकदम गलत मूव है। वही ना, हम कस्टमर है, हमारा नुकसान हुआ है तो हम सॉरी क्यों बोलें? इससे तो हमारा केस वीक हो रहा है। और नोट्स में ये भी था कि शॉक्ड या डिसगस्टेड जैसे एक्सट्रीम वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। एकदम नहीं, क्योंकि एग्जामिनर को फैक्ट्स चाहिए, ड्रामा नहीं। इसका जो टीवी पिक्चर ट्यूब वाला एग्जाम्पल है वो डिस्कस करते हैं। जी। सिचुएशन ये है कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम ने 14 अप्रैल को 20 इंच वाले 50 टीवी ट्यूब ऑर्डर किए थे। अच्छा। डिलीवरी आई 27 अप्रैल को, लेकिन ट्यूब 16 इंच वाले थे। उन्होंने तुरंत रिटर्न कर दिया, पर कंपनी फिर भी उन्हें कैंसिल ऑर्डर का बिल भेज रही है। अच्छा। अब एक नॉर्मल इंसान तो गुस्से में लिखेगा ना कि फ्रॉड कंपनी है तुम्हारी। वही तो, नॉर्मल इंसान एग्जाम फेल कर जाएगा ना। एक मास्टर कैंडिडेट इसको बहुत कोल्डली लिखेगा। कैसे? वो बस टाइमलाइन देगा, 14 अप्रैल को हमने 50 ट्यूब
20 इंच वाले ऑर्डर किए थे, 27 अप्रैल को हमें 16 इंच वाले ट्यूब मिले, जिन्हें सेम डे रिटर्न कर दिया गया। नो ड्रामा, सिर्फ फैक्ट्स। बिल्कुल। फिर आगे वो लिखेगा, हालांकि इस कैंसिल किए गए ऑर्डर का बिल हमें अभी भी भेजा जा रहा है, कृपया अपने रिकॉर्ड्स अपडेट करें और हमें इन्फॉर्म करें। ओह वाओ, इसमें कोई धमकी नहीं है, लेकिन सामने वाले को डिफेंड करने का कोई पॉइंट भी नहीं बचा। इट इज एयर टाइट। एयर टाइट और कंप्लीटली प्रोफेशनल। अब मान लीजिए जिस कंपनी ने गलती की थी वो कंपनी इसका रिप्लाई कैसे करेगी? जिसको स्लाइड्स में एडजस्टमेंट लेटर कहा गया है। एग्जैक्टली। अगर आपसे गलती हुई है तो उसको हैंडल करने का भी एक साइंस है। 3 स्टेप्स होते हैं इसके। वो स्टेप्स नोट्स में क्लियर है। पहला स्टेप है एक्सेप्ट एंड अपोलोजाइज, यानी बिना किसी एक्सक्यूज के सीधे लिखे प्लीज एक्सेप्ट आवर अपॉलॉजीज। बिना एक्सक्यूज के ये ध्यान रखना है। और स्टेप 2 में आती है रीजन बताने की बारी, लेकिन ऐसी कि वो बहाना ना लगे। जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम में टेक्निकल खराबी के कारण डिस्पैच डिपार्टमेंट में गलती हुई। क्योंकि कस्टमर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका स्टाफ छुट्टी पे था, उसको फैक्ट चाहिए था। और तीसरा स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सोल्यूशन। हाँ, जैसे कंपनी लिख सकती है कि नए 20 इंच वाले ट्यूब रोड ट्रांसपोर्ट से आज सुबह डिस्पैच कर दिए गए हैं और इस इनकन्वीनियंस के लिए हम आपको नेक्स्ट परचेज पर 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। बस एक नाराज कस्टमर अब आपका लॉयल कस्टमर बन गया। ये 3 स्टेप्स हमेशा काम आते हैं। ये पूरा फ्रेमवर्क सुनने के बाद लगता है कि फॉर्मल लेटर राइटिंग असल में लेटर राइटिंग कम और ह्यूमन साइकोलॉजी का एडवांस कोर्स ज्यादा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो अब हम इस डीप डाइव के आखिरी हिस्से में हैं, जहां हम देखेंगे कुछ गोल्डन फ्रेजेस और कुछ रेड फ्लैग्स जो डायरेक्ट एग्जाम में नंबर्स बनाते या बिगाड़ते हैं। गोल्डन फ्रेजेस एग्जामिनर की आंखों में चमक ला देते हैं। स्लाइड में कुछ बढ़िया ओपनिंग लाइंस हैं, जैसे थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी ऑफ और ब्रैकेट में डेट, या फिर आई एम राइटिंग टू ड्रॉ योर अटेंशन टू। और क्लोजिंग लाइंस जो आखिरी इंप्रेशन छोड़ती हैं, जैसे आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून या इफ देयर इज एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन यू रिक्वायर प्लीज कॉन्टैक्ट अस। ये लेटर्स को एक प्रीमियम फिनिश देती हैं। पर इन सब के साथ वो 3 कॉमन मिस्टेक्स भी स्लाइड्स में हैं जो बहुत महंगी पड़ती हैं कैंडिडेट्स को। पहली तो सबसे कॉमन है, योर्स सिंसियरली लिखते टाइम योर्स में अपॉस्ट्रोफी एस लगा देना। अरे बाप रे, ये ऐसी गलती है जो पढ़े लिखे लोग भी करते हैं। YOUR अपॉस्ट्रोफी S, ये टोटली रॉन्ग है। योर्स में कभी अपॉस्ट्रोफी नहीं आता। नेवर। दूसरी मिस्टेक है अलाइनमेंट मिक्स करना। ऊपर का एड्रेस राइट में लिख दिया, डेट लेफ्ट में लिख दी। इससे वो पूरा ब्लॉक फॉर्मेट टूट जाता है जो आंखों को आराम देने के लिए बनाया गया था। और तीसरी मिस्टेक है डिटेल्स का ओवरलोड। फालतू की लंबी कहानी लिख देना, पैराग्राफ को लंबा खींचकर रूल ऑफ 3 को भूल जाना। इन मिस्टेक से बचने के लिए ना स्लाइड के एंड में एक बहुत बढ़िया माइंड मैप टेक्निक दी है मैंने। हाँ, वो विजुअलाइजेशन टेक्निक। बिल्कुल। जब भी एग्जाम में या ऑफिस में लेटर लिखने बैठें, पहले दिमाग में इमेजिन करें कि पेपर के लेफ्ट साइड पर एक स्ट्रेट लाइन खींची है जहां से हर वर्ड शुरू होगा। पैसिव वॉइस को स्मार्टली यूज करना है, 3 क्लियर पैराग्राफ्स का स्ट्रक्चर सोचना है, और अपने दिमाग के थर्मोमीटर को उस फर्म बट पोलाइट मार्क पर लॉक कर देना है। ये विजुअलाइजेशन आपको कभी गलती नहीं करने देगा। तो बेसिकली समरी यही है कि एक परफेक्ट लेटर सिर्फ रूल्स का रट्टा मारना नहीं है। ये स्ट्रिक्ट लेफ्ट अलाइनमेंट, क्लीन वोकैबुलरी, रूल ऑफ 3 और इमोशन से ऊपर उठकर स्ट्रिक्टली फैक्ट्स पर बात करने की पावर है, जो इंसान बिना पर्सनल गुस्से के फैक्ट के बेस पे अपनी बात रख सकता है, वो किसी भी मल्टीनेशनल या गवर्नमेंट सिस्टम में सक्सीड जरूर करता है। एब्सोल्युटली। मैट पे कमांड हासिल कर लीजिए, मार्क्स तो पीछे पीछे आएंगे ही। बिल्कुल। एक बार इस क्लियर और प्रिसाइज कम्युनिकेशन पर आपकी पकड़ बन गई तो सक्सेस, चाहे वो किसी एग्जाम की मेरिट लिस्ट हो या फिर आपका प्रोफेशनल करियर, वो खुद ब खुद आपके आगे रास्ते बनाती जाएगी। अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।